साथियों, अगले वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दिया था और कैसे आपको पता करना था कि ये रेखिक समीकरण है या द्विघात समीकरण है, मैंने वो भी बता दिया था। आज एक्सरसाइज 4.1 है, उसको मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको जो भी डाउट है आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद में आप पूरा लगा लेंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इसको पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, लिखा हुआ है क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। फर्स्ट यही क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट। ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए मैथमेटिक्स आसान है, बस आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ये फर्जी वाला काम नहीं है, रटने रटने वाले का, बस आपको दिमाग से लगाना है। ये मेरा फेवरेट है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको सिंपली ओपन करना है। ये प्लस बी हो गया ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सिंपली यही हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 2x हो गया और माइनस 6, इसको जो ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x। अरे अंदर गुणा होगा ना, 2 का एक बार यहाँ होगा गुणा, एक बार यहाँ होगा, तो 2x माइनस 6 हो गया। यही हो गया। उसके बाद में 2x, ये देखिए ये 2x ये 2x, ये आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल आपस में आप तभी कर सकते हो, दोनों साइड में होने चाहिए प्लस में, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 6 इधर इधर ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 कहां से आया, कुछ लोग पूछेंगे। तो ये जो माइनस 6 है, इस माइनस 6 को मैंने यहाँ लाया तो माइनस था इसलिए प्लस होगा, तो 1 में प्लस 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो सिंपली यस, हाँ ये द्विघात समीकरण है, यस ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घात 2 है। सिंपल फंडा है, चर की घात जो है वो 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए द्विघात समीकरण है। मैंने सिंपल वे में बताया था कि चर के घात 2 होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स घात जो होगी वो 2 होगी, जो पावर होगा वो 2 होगा। नाम में ही भैया सब कुछ रखा है, द्विघात 2 घात, जिसकी चर की घात 2 को द्विघात समीकरण बन जाता है। ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया। अब इसका चलिए ये सोल्यूशन देखते हैं सेकंड का। यहाँ भी सिंपल फंडा है यार, कुछ भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा रहने दीजिए इस साइड। उसके बाद यहाँ इसको ओपन कर दीजिए, -2 और 3 -2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, -6 बन जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 10th में पहुंच चुके हो इतना आपको पता होगा। -2 इंटू 3 ये -6 भाई हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिए -2 और -x, -2 और -x का गुणा होगा तो क्या होगा, +2x बन जाएगा। यही तो होगा ना, -2 इंटू -x, इसका इसमें गुणा कराओगे तो +2x बन जाएगा। क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बन जाता है। देखिए मुझे सब चीजों को लेकर चलना है, जो बहुत कमजोर बच्चे हैं उनको भी आगे लेकर चलना है, पुश करके लेके चलना है। इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। वरना मुझे फुल्लों में पढ़ाना होता तो 10 मिनट में पूरा ये एक्सरसाइज खत्म करके चला जाता। इसीलिए आप ढंग से यार समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, मैं पूरा करूंगा प्रयास। -2 इंटू -x, -2 इंटू -x से हो जाता है +2x, -2 इंटू -x हो जाएगा +2x, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसीलिए यहाँ प्लस बन गया। ओके, अब समझ में आ गया होगा जहां तक। तो ये -6 + 2x हो गया। उसके बाद में इन सारी चीजों को यहाँ लेके आ जाइए। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो है सामने का जो है चिन्ह है वो माइनस है, लेकिन यहाँ का चिन्ह जो है प्लस है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। यदि यहाँ भी माइनस होता तो मैं दोनों साइड को कैंसिल कर देता बड़े आराम से, लेकिन यहाँ प्लस है, इसलिए इसको इस साइड लाएगी। तो इस साइड लाओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x, ये -6 इधर आएगा तो हो जाएगा +6 और +2x इधर आएगा तो हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। ये बन गया। उसके बाद में आप देखिए x स्क्वायर -2x तो होगा x स्क्वायर -4x + 6 इक्वल टू 0। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आपको सिंपली यस लिख देना, हाँ ये द्विघात समीकरण है। यही क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। क्योंकि अब क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि यार इसके पावर 2 लगी हुई है, चर की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगा, ये क्लियर है। बस यहाँ पे आपको देखना है, चर को एक्सप्रेस करना है, इसको जो है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता होगा तो ये पूरा जो है फर्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या निम्न में से द्विघात समीकरण है, ये पूरा हो जाएगा। बस आपको उसको पता होना चाहिए। अब जैसे इसको गुणा जिसको आता होगा ये सिंपली वो लगा देगा, आराम से हो जाएगा। मतलब 8 की चीजें हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है बस। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आप सिंपली इसको ओपन कीजिए। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर। पहले इसको मैं लेके चल रहा हूँ, x का गुणा यहाँ करा रहा हूँ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x, उसके बाद में हो गया माइनस 2x और माइनस 2, यही तो हो गया ना। उसके बाद में इजिकल टू लगा दीजिए और इसका गुणा कराइए। इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का x से गुणा कराऊंगा, पहले x कराऊंगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 3 से x में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। उसके बाद में अब माइनस का इसमें गुणा करा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 3, यही हो जाएगा ना। एक एक करके गुणा करा रहा हूँ। आपको सिंपली पहले इसका कराना है, इसका दोनों में कराना है, उसके बाद में जब हो जाए तो इसका कराना है, वो भी इसका भी दोनों में करा देना है। सिंपल फंडा है, कुछ भी ज्यादा इसमें वो नहीं है। बस आप इसको आपको प्रॉपर सॉल्व कर लेना है। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, आप देख रहे हैं साफ साफ, क्योंकि इसके सामने का साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कैंसिल हो गया, अब मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व भी करेंगे तो एक रेखीय समीकरण आएगा। आइए कर लेते हैं। तो x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x और ये हो गया माइनस 2, x माइनस 2 और यहाँ से 3x गया, ये हो गया 2x और 2x माइनस 3। अब देखिए 2x को इधर लाइए, हो गया माइनस 3x और माइनस 2 है और 3 इधर लाइए तो माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये चीज आ गई, ये आपको पता है कि x के पावर जो है 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। यदि आ गया कि दिखाइए रैखिक है द्विघात, तो आपको यहाँ लिख देना है कि ये रैखिक समीकरण है। एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित में से कौन कौन से रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघात हैं, तो छांटने को दे देंगे कौन कौन रैखिक है कौन कौन द्विघात है। एक कॉलम बना के आपको लिखना पड़ेगा, तो वहां पे आप आसानी से ये कर सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको लगाइए, बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब आप जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं आप आसानी से लगा सकते हो। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर आपको यहाँ दे दूंगा। 4th एंड 5th क्वेश्चन मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख दिया है, दोनों के दोनों क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में ये आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर भी मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्योंकि भैया पहले आप खुद से प्रयास करें लगाने का, उसके बाद में सोल्यूशन देखिए। जितना आप प्रयास करेंगे उसके बाद देखेंगे, फिर जहां गलती होगी वहां आप समझ जाएंगे मैंने गलती कहाँ की है। तो इसलिए पहले वीडियो को रोकना है, सॉल्व करना है। जब नहीं लगेगा तो मैं तो है ही हूँ, आपको पूरा सोल्यूशन दिखाई दूंगा। तो ये इसको समझते हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, इसको सिंपली गुणा करा देना है। इसको x का गुणा पहले इसमें कराइए। देखिए x इंटू कर दीजिए 2x प्लस 1। मैं अब डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे होंगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट करना नहीं पसंद है या मैं नहीं जान पाता हूँ, तो उनके लिए है ये। तो सबसे पहले x इंटू 2x प्लस 1 कर देना, उसके बाद में माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 कर देना। उसके बाद में हो जाएगा x, ये तो सिंपली कर सकते हो ना, x स्क्वायर प्लस 5x, ये तो आप सिंपली कर ही सकते हो ना। इस साइड का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो मैंने अलग अलग तोड़ दिया। वही अगले बार भी कर रहा था यही सारी चीजें, लेकिन अगले बार डायरेक्ट कर रहा था, इस बार थोड़ा इस साइड कर रहा हूँ। तो अब सिंपली इसको गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर आएगा ना, प्लस 1 का x से गुणा होगा तो x आएगा। 1 का किसी भी चीज से गुणा करोगे वही चीज आ जाती है, जिस भी चीज का 1 से गुणा करोगे वो खुद ब खुद वही बन जाता है। तो आप माइनस थ्री को यहाँ 2x से गुणा करोगे तो हो जाएगा -6। उसके बाद में -3 का 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -3। उसके बाद में आगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ध्यान देते चलना भाई, आप देखते रहना, कुछ भी गलती होगी कमेंट कर देना, क्योंकि बाई दबे में फ्लो में बताते बताते कहीं मस्त हो गया और कुछ 5x बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ 4x, कभी ऐसा हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में 2x स्क्वायर है इस साइड, इन दोनों को इस साइड लेके चले आओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और -6x। x में से -6x घटाएंगे तो कितना आएगा, -5x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा, -5x हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा।
ऐसा समझिए कि 1 में से -6 घटाऊंगा तो -5 आएगा। अब सिंपली x लगा है तो पीछे x लगा दो, तो x में से -6x घटाओगे तो कितना आएगा, -5x आएगा। देखिए माइनस को लगाया हूँ, माइनस इसलिए लगाया हूँ जिस चीज का चिन्ह ज्यादा बड़ा होता है वही चीजें चढ़ जाती हैं। तो ये -6 का चिन्ह ज्यादा बड़ा है तो इसलिए माइनस चढ़ गया, ये याद रखना। उसके बाद में -3 हो गया। उसके बाद में अभी x² + 5x इसको इस साइड ले, ये हो जाएगा -x² और ये हो जाएगा -5x = 0। ये हो गया, ये इतनी चीज हो गई। इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है नहीं समझ पाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप यहाँ पूरा देख लीजिए, ढंग से फिर से देख लीजिए क्या क्या मैंने किया है। यहाँ पे सिंपली मैंने इसको घटाया है, x में से -6x गया है, -5x आया है, वही समझा रहा था कैसे आता है। देखिए 1 में से -6 घटाओगे तो -5 कैसे आता है, यही समझा रहा था। 1 में से -6 घटाओगे तो -5 इसलिए आता है क्योंकि जो है छा के सामने वाला जो चिन्ह है वो बड़ा होता है, मतलब छा के सामने वाला चिन्ह जो है वो माइनस है, इसीलिए माइनस आया है। बड़ी संख्या के आगे का जो भी चिन्ह होता है वही आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 6 में से घटाते हैं तो 5 आता है, ये सिंपल है, आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 1-2 क्लास से पढ़ रहे हैं। 6 में से घटाएंगे तो 5 आता है। अब ये 5 ही क्यों आया, तो देख लीजिए 6 इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 6, बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसीलिए यहाँ भी प्लस आया है। यदि ये बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह प्लस ना होता तो भैया ये प्लस नहीं आता। अब इसी तरह 1 - 6 बराबर कितना आएगा, तो सबसे पहले याद करो, इसको भूल जाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन माइनस हो रहा है। तो 6 में से 1 घटाओ, दोनों में घटाओ का चिन्ह है तो घटाना है, तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 6 है, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या है, वो माइनस है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। इतना काम करना था, इतनी चीजें समझनी थी, बस यही मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था, बस और कुछ नहीं। पढ़ाना हो तो एक फुल में पढ़ा के चला जाऊँ, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हर कोई समझ जाए। समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं पढ़ रहा था तो इसको 20-25 मिनट में पूरा करके चला जाता, लेकिन यहाँ पे मेरी बात है समझाने की। मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए इतना समझाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 2x² - 5x - 3 -x² - 5x = 0 हो गया। उसके बाद में क्या करना है, 2x² में से x² घटाओगे तो बच जाएगा x²। 2x² में से x² घटाओगे तो x² बच जाएगा। उसके बाद में -5x है और -5x है, हो जाएगा -10x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। उसके बाद में ये -3 तो ऑलरेडी है ही, = 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई मैंने ब्रह्मास्त्र नहीं लगा दिया। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव कर दिया हूँ, क्योंकि इसकी पावर 2 है, चर के घाते जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, इसलिए मैंने इसको द्विघात समीकरण बोल दिया हूँ। ये द्विघात समीकरण है। इस तरह आइए इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए सिंपली इसको फिर ओपन करना है। आप अलग अलग ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ओपन किया है, लेकिन अब मैं इस तरह ओपन नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया था कि आपको सीख जाएं कैसे ओपन किया जाता है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने किया था, लेकिन नहीं, अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझा दिया है कि कैसे ओपन करना है। अब आप आसानी से खुद कर लेना ओपन। यहाँ पे अब समझने की बारी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर दूंगा, तो यहाँ 2x का x - 3 से गुणा कराऊंगा, तो 2x कराऊंगा तो हो जाएगा 2x²। उसके बाद में हो जाएगा -6x, यही हो जाएगा। उसके बाद में -1 है, -1 से हो जाएगा -x, -1 का यहाँ गुणा कराओगे तो हो जाएगा -x, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +3 = अब इक्वल टू लगाओ। उसके बाद में यहाँ पे बात आ जाएगी, x + 5 का x -1 से गुणा कराना है। सबसे पहले x का कराऊंगा इनसे, तो ये हो जाएगा x² - x। उसके बाद में प्लस 5x, 5 का गुणा यहाँ कराओ, 5 का गुणा इसमें कराओ तो हो जाएगा 5x - 5, ये हो जाएगा 5x - 5। उसके बाद में अब इन सारी चीजों को इस साइड लेके चले जाओ, एक साइड कर लेना है, ये सबसे बड़ा बात है। तो 2x² है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, -6x हो जाएगा -7x। देखिए -6 और -1 ये हो जाएगा -7, तो -7x हो गया। उसके बाद में होगा +3। अब इसको ले आओ इधर, -x² + x -5x और +5 = 0। ये सारी चीजें मैंने इस साइड लेके आ गया, राइट साइड से सब लेफ्ट साइड लेके आ चुका हूँ, = इधर 0 कर दिया हूँ। उसके बाद में 2x² को x² से घटाओगे तो हो जाएगा x²। उसके बाद में x² ये हो जाएगा,
उसके बाद में देखिए -7x है और -5x है, तो ये हो जाएगा -12x। क्या हो जाएगा? -12x। उसके बाद में ये +x है, तो ये हो जाएगा -11x। आप समझ रहे होंगे मैं कह रहा हूं कि 7 और 5 जोड़ेगी तो हो जाएगा 12, 7 5 12, लेकिन माइनस में, क्योंकि दोनों में चिन्ह जो है वो माइनस है, दोनों का साइन माइनस है, इसलिए माइनस होगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा? 12, -12x होगा। और प्लस है तो 12 में से 1 घटाओगे 11 बचेगा, लेकिन -12 था, 12 वाला चिन्ह बड़ा था, इसलिए ये हो जाएगा -11x ये हो गया। उसके बाद में 3 और 5 इनको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। 3 + 5 = 8, ये बन गया। तो दोस्तों ये दोनों हो गए। ये भी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। ये भी दोनों हो गया। 5th नंबर तक क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। अब आगे चलते हैं। आपके सामने यहाँ 2 क्वेश्चन फिर लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है 6ठे और 7वें हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको भैया बारीकी से समझना, एक को समझ जाओगे दूसरा ऑलरेडी समझ जाओगे। बहुत आसानी है, बहुत सिंपली, कुछ भी नहीं है यार यहाँ, फिर भी सिंपल ही चीजें हैं। बस आपको ओपन करने में थोड़ा एक घात बढ़ा दिए हैं, तो ओपन करने में लेंदी हो जाएगा। ये वाला ओपन करने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वैसे ये सिंपल है, पहले की तरह है। तो इसको फिर सिंपली ओपन कर लेना है, जो है इस टाइप का, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये हो जाएगा x² + 3x + 1 = ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा x² + 4 वो हो जाएगा -4x। ये हो जाएगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म, इसकी कहानी भूल जाओ भाई। उसके बाद में 3x है और -4x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3x + 1 ये हो जाएगा +4x, -4x इधर आया है तो +4 हो जाएगा, और +4 आएगा तो -4 हो जाएगा = 0। ये हो जाएगा ना। -4x इस साइड लाओगे तो +4x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। और +4 इस साइड लाओगे तो -4 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, यही है, और कुछ नहीं किया हूँ। ये 3x + 4x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद में +1 - 4 हो जाएगा, -3 = 0। यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण बन चुका है। रैखिक समीकरण को पहचानने को आपको आता होगा। जिसकी घात 1 हो, जिस चर की घात 1 हो, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ x के पावर 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। यहाँ x² नहीं है, x² मिसिंग है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो। ये केवल क्या है? रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, ये एक चर वाला समीकरण है। 2 चर वाले भी रैखिक समीकरण होते हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये है। उसके बाद में अब ये इसमें थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे ओपन जो करना है, ओपन वाले में दिक्कत है। यदि आप इसका भी फार्मूला जानते हैं तो यू आर ग्रेट। ये थोड़ा लेंदी लगेगा, इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको मैं पूरा पहले मिटा दूं, उसके बाद भाई कुछ आगे बात बनी। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी लगेगा, इसलिए मैंने सब मिटा दिया। अब इसको ओपन कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है? ओपन कर देना है। इसको ओपन कीजिए। ये +b का होल क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है? ये +b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। यही होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ कोने में, कोपचे में। भैया कोपचे में आ जाओ। ये +b का होल क्यूब, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab × a + b। यही हो जाएगा। ये कोपचे में लिख दिया हूँ। जिसको फार्मूला नहीं याद है वो आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप भी याद कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए इसको सिंपली ओपन करते हैं। x + 2 का होल क्यूब, इसको ओपन कीजिए तो हो जाएगा ये क्यूब। यहाँ पे ये a है, b ये = x हो गया, b = 2 हो गया। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, या इस तरह बहुत लोग इस तरह लगाते हैं कि ये = लिख देंगे x, b = लिख देंगे 2। ये आपका क्लास 8 नहीं रहेगा। क्लास 8 ये आपका नहीं, आप कक्षा 8वीं में अब नहीं है, आप 10th में पहुंच चुके हैं, आप सीनियर हो चुके हैं। सीनियर होने में बड़ा मजा आता है, लेकिन पढ़ने में नहीं ना। तो पढ़ना भी आपको उसी तरह पड़ेगा, क्योंकि आप सीनियर हो चुके हैं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। अब डायरेक्ट आपको उसको सॉल्व करना है। वहां ये सब चीजें लिखोगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा। मैंने करीबन C कॉपी लिखा था अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में। मैथ में मैंने C कॉपी तक लिखा था, जहां तक मुझे लगता था A कॉपी में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ गए थे लेंदी कि मुझे C कॉपी लेना पड़ा था। और इस तरह में लिखता ये = x, तो पता नहीं कितनी कॉपियां लेनी पड़ती है। C को 2 भी कहते हैं, तो वही C। ये होगा x + 2 का होल क्यूब। इसको आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा a³, सॉरी x² है, यहाँ a³ कर लेते हैं। a³
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक्स इंटू 2, 3ab इंटू ये प्लस बी एक्स प्लस 2, ये हो गया। उसके बाद इसको ये अब इस साइड राइट साइड वाला इसको ओपन करो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको गुणा कराओगे 2x से तो हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x, यही हो जाएगा। इस साइड का बड़ा सिंपल था, आप आसानी से इसको खोल सकते थे, ओपन कर सकते थे, बस इस साइड का थोड़ा प्रॉब्लम था जो मैंने हल कर दिया उस प्रॉब्लम को। अब ये होगा, अब इसको सिंपली आगे सिंपलीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 3 दूनी 6 और x है तो 3 दूनी 6x लीजिए। उसके बाद में x प्लस 2 ये हो गया। उसके बाद में राइट साइड की जो चीजें उसको ऐसे ही आपको लिख देना है 2x क्यूब माइनस 2x। अब मुझे पता है ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा, द्विघात समीकरण ये नहीं आएगा, ये त्रिघात हो गया, ये हो गया। अब आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं, या इस साइड की क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं, तो क्लियर भाई दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन में क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर दी है, ये चीजें कर दी हैं, ये चीजें हो गई। अब इसको और सिंपलीफाई कर देना है, बस इसको और सिंपलीफाई करोगे तो होगा एक्स क्यूब प्लस 8, ये तो वैसे आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 6x को x से गुणा कराओगे तो ये 6x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 2 तो हो जाएगा 12x यानी 12x हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा। उसके बाद में आइए इस साइड थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यार स्क्रीन पे थोड़ा कम है, मतलब बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए ये सब हो रहा है। x क्यूब, अब देखिए x क्यूब इधर है और इधर 2x क्यूब है, x क्यूब इधर है, इधर 2x क्यूब है। इसको जब माइनस करोगे 2x क्यूब को इधर लाके माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस x क्यूब। आप सिंपली यार सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x क्यूब को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और x क्यूब में से 2x क्यूब घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब हो जाएगा। ये माइनस x क्यूब मैंने लिख दिया है। उसके बाद में 6x स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए प्लस 6x स्क्वायर, तो इन दोनों का तो काम हो गया। उसके बाद में 12x है और ये माइनस 2x है, इधर आप जब लाओगे तो हो जाएगा प्लस 2x और 12 में प्लस 2x करोगे तो क्या हो जाएगा 14x। 12x में 2x और जोड़ोगे तो 14x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस 14x लिख दे रहा हूँ, 14x हो गया। उसके बाद में बचा 8 प्लस 8, तो प्लस 8 को आपको सिंपली लिख देना है और हो जाएगा 0। अब आप बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, यस और नो, यस और नो कमेंट सेक्शन में लिख जाना चाहिए, यस और नो या। तो ये नो है, ये त्रिघात है, क्योंकि x की जो घात है वो 3 है इसलिए त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे आपको जानने की बहुत आवश्यकता है, ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं है। यदि x स्क्वायर होता या यही होता, ये x क्यूब ना होता, केवल 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 ये होता तो ये द्विघात समीकरण रहता, लेकिन इस समय त्रिघात समीकरण बन चुका है, इसकी घातें 3 आ चुके हैं, इसके 3 रूट्स आएंगे, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको आप नो लिख देना है कि ये नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट एकदम लास्ट आखिरी क्वेश्चन बता है, उसको चलिए हम लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही टाइप है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इस वाले को ओपन कर देना है, उसके बाद में इसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा, पता लग जाएगा कि द्विघात समीकरण है या त्रिघात है। तो आइए सिंपली ओपन करते हैं, इसको इसी तरह रहने दीजिए, इसको आइए ओपन कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ इसको ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा ये क्यूब ये माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ये क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही हो जाएगा सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो जाना है ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हो गया है, मैंने ये लिख दिया हूँ। अब आइए इसको और आगे ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 हो गया, 2 क्यूब मतलब 8, ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 यानी माइनस 6x, यही हो जाएगा माइनस 6x इंटू x माइनस 2। आइए और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 8
और ये हो गया -6x²। क्या हो गया? -6x²। इसको यहाँ अंदर गुणा करना है दोनों को, तो हो गया -6x² प्लस 12x। क्या होगा? 12x। यही तो हो गया ना, -6 गुणे -2, -6 गुणे -2 बराबर +12। यह है तो है भैया, समझ रहा था कि नहीं? समझे तो -6 गुणे -2 ये होगा +6 प्लस -6 और -2 इन दोनों का जब गुणा करबो तो क्या आए? +12 है। +12 है ना, और x लाग है तो x ऑलरेडी लग चाहिए। तो -6 इंटू -2 ये हो जाएगा +12x। यही हो जाएगा +12x। ये हो जाएगा तो -6 इंटू -2 ये हो जाएगा +12, और x यहाँ लगा था इसके साथ में, तो इसके साथ में x लग जाएगा। सिंपल है। तो ये +12x हो जाएगा। उसके बाद में इन सारी चीजों को आप जानते हो, आपको इस साइड लेके आना पड़ता है, आपको लाना पड़ेगा तभी सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो देखिए x क्यूब यहाँ भी है और x क्यूब यहाँ भी है, और दोनों का साइन जो है सेम है, प्लस है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। x क्यूब कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ x² बचा, यहाँ भी x² बचा, दोनों जगह x² बचा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक द्विघात समीकरण आएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये द्विघात समीकरण आएगा। जगह कम है, जगह कम होने की वजह से मैं इसको आगे नहीं लगा रहा हूँ, तो इसलिए आप समझ रहे होंगे ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो गया। अब जरूरी नहीं जहाँ पे क्यूब दिखे शुरुआत में तो वो क्यूब वाला ही हो, जैसे एक पहला हो चुका था, ये क्यूब वाला नहीं बना, क्यूबिक नहीं बना, क्यूबिक फंक्शन नहीं बना, ये द्विघात समीकरण बन चुका है, क्योंकि ये जो क्यूब वाली चीज थी ये आपस में कैंसिल हो गई, इसीलिए द्विघात समीकरण बन गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये -6x² इधर जाएगा, तो 6x² में से 4x² घटाओगे तो 2x² बच जाएगा, और इसीलिए द्विघात समीकरण आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी भाई थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, पसीने में भीग रहा हूँ, सब कुछ बंद है, पंखा वगैरह, और ऐसी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि ऐसे लगा सकूं, तो इसलिए आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। यदि एक बंदा आपके सामने खड़ा होकर मेहनत कर रहा है, बोल रहा है, बक बक कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसके साथ मेहनत करो। एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में भी भाई 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। बस यहाँ पे ज्ञात नहीं करना है, यानी द्विघात समीकरण को आपको हल नहीं करना है, बस सिर्फ इसको मतलब निरूपित कर देना है। अगली एक्सरसाइज जो आएगी शायद उसमें है हल करना, तो वहां से शुरू होगा। तो पहले इसी को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि जी जो है आयताकार का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लीजिए आयताकार का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए 528 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, क्षेत्र की लंबाई। तो यहाँ देखिए साफ साफ हिंट दे रही हैं कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई यानी जिस चीज के बारे में कहा जाए, जैसे क्षेत्र की लंबाई के बारे में कहा गया है, तो जिस चीज के बारे में कहा गया है उसको कभी भी आपको x नहीं मानना है। x किसको मानना है? जिसके बारे में कहा गया है। जैसे यहाँ पे है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, साफ साफ क्लियर हो रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, क्षेत्र की लंबाई। अब यहाँ क्षेत्र की लंबाई के बारे में कहा गया है, और किसके बारे में कहा गया, मतलब किसके लिए कहा गया है? चौड़ाई के लिए कहा गया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो यहाँ पे मैं चौड़ाई को मानूंगा, तो मानूंगा माना चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। चौड़ाई x मीटर मैंने मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई यहाँ कहा गया है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो इसलिए मैंने चौड़ाई को माना है, चौड़ाई को x मैंने मान लिया है, क्योंकि क्षेत्र की लंबाई को एक्सप्रेस करना है, क्षेत्र की लंबाई को व्यक्त करना है। वैसे मैं चाहूं तो क्षेत्र की लंबाई को भी x मान सकता हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और आपको सिंपल वे में जाना है, शॉर्ट में आंसर लिख के आना है और पूरा का पूरा नंबर लेके आना है। ऐसा लिखो जो एग्जामिनर को भी समझ में आए और वो खुश हो जाए और आसानी से नंबर दे दे। ऐसा मत लिखो कि खुद भी जल्दी ना समझ पाओ और एग्जामिनर तो बहुत दूर की बात है।
तो मानक चौड़ाई x मीटर है। जिस चीज के बारे में कहा जाएगा उसको कभी भी आपको x y कुछ भी नहीं मानना है, जिसके द्वारा कहा जाएगा उसको मानना है। जैसे चौड़ाई के बारे में, मतलब चौड़ाई के द्वारा कहा गया है, चौड़ाई के द्वारा एक्सप्रेस करना है, चौड़ाई के द्वारा व्यक्त करना है, इसलिए चौड़ाई को माना। तो उसके बाद में अब कहा गया है कि लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई के बारे में कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से, साफ साफ पढ़िए, चौड़ाई के दोगुने, 2 इंटू चौड़ाई कितना है x, 2 इंटू चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है +1। सिंपल है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है तो चौड़ाई में 2 गुना कर दीजिए, ये 2 गुना कर दिया और चौड़ाई x है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल चुका है, आपको आयत का क्षेत्रफल पता है, तो यहाँ सिंपली लिख दीजिए क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लिख दीजिए। उसके बाद में लिख दीजिए लंबाई कितना है, 2x + 1, ये लंबाई है, इंटू चौड़ाई कितना है, x है। उसके बाद में जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 528, ये हो गया। अब आइए इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जो हो जाएगा 2x + 1 इंटू x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2x² और ये प्लस x, 2x² + x। आप देख लीजिए 2x² + x, ये जो चीजें हैं वो 2x² + x बन गया। उसके बाद में 528, ये हो गया। आगे और लिख सकते हैं 2x² + x माइनस 528 = 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है, आप देख लीजिए द्विघात समीकरण बन चुका है, क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है। तो यही था, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले लिखिए माना पहला धनात्मक गुणांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, ये हो गया। उसके बाद में लिख देना है कि अतः दूसरा क्रमागत, साफ साफ लिखिए, इसी पे नंबर मिलेगा इस चीज के। वैसे लिखना बड़ा आसान है, एग्जामिनर यदि क्वेश्चन 4 नंबर का बनाएंगे यदि इसको, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ये लिखने वाला बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, फारा भर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें लिखना बन जाता है, इस तरह ढंग से नहीं लिखोगे नंबर वो काट लेंगे। तो अतः दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1, यही तो हो जाएगा। देखिए जैसे पहला 1 है, ये पहला धनात्मक पूर्णांक है, तो दूसरा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, यानी x में 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा। x रैंडम कोई भी चीज है, तो ये हो गया। इसको मिटा दो पहले, ये हो गया। अब उसके बाद आगे क्या कहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इनका गुणनफल 306 है। तो आगे लिख देना है आपको गुणनफल इक्वल टू 306, गुणनफल कितना हो जाएगा, x इंटू x + 1 इक्वल टू 306, 306। ये होगा x² + x और 306 को इधर ले आओ, ये -306, यही हो गया इसका आंसर। ये हो गया द्विघात समीकरण। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो। अब इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही है, रोहन से रिलेटेड है। रोहन की माँ का उम्र वगैरह है। ये आप ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे, वहाँ क्लास 8 में था, कक्षा 8 में, मुझे याद है कक्षा 8 में था। अब अगला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ फिर समझिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ
रोहन की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक एक चीज को ध्यान से समझो, मैथमेटिक्स में समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक जिंदगी में लगा नहीं पाओगे। मैं यहाँ खड़े होकर चाहे 20 घंटे बोल दूंगा तो भी आप कुछ नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले समझो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु। उसकी माँ की आयु भी मान सकता हूँ, लेकिन नहीं, रिवर्स काम नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट डायरेक्शन में काम करूंगा, पिछला वाला रिवर्स काम नहीं करूंगा। तो रोहन की माँ, माना रोहन की आयु यक्स वर्ष इक्वल टू यक्स वर्ष। अब ये मैंने मान लिया है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन की रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि लिख देना है अतः, लिख दीजिए यहाँ पे अतः रोहन की माँ की आयु इक्वल टू यक्स प्लस 26, क्योंकि इनसे 26 वर्ष बड़ी है। जैसे मेरी माँ मुझसे 26 वर्ष बड़ी होंगी तो मेरे में 26 जोड़ दीजिए, मैं 10 साल का हूँ तो मेरी माँ 36 की होंगी, क्योंकि 10 प्लस 26 इक्वल टू 36। तो इसी तरह रोहन जो है यक्स साल का है तो उनकी मम्मी जो है 26 उसमें जोड़ देना है, उनसे 26 बड़ी है तो यक्स प्लस 26 ये हो जाएगा, यक्स प्लस 26 कर दीजिए। उसके बाद में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ सिंपली लिख देना है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। तो सिंपली लिख देना है, यहाँ पे लिख दीजिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। यार भाई साहब, यदि आप इस समय 13 साल के हैं या 14 साल के हैं इस समय, तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 17 साल के हो जाएंगे। सिंपल है, 14 प्लस 3 बराबर 17। यदि आप 14 साल के हैं इस समय, 3 साल बाद 17 साल के हो जाएंगे, 14 प्लस 3। तो उसी तरह 3 वर्ष बाद रोहन की आयु एक्स प्लस 3 हो जाएगी। यही तो है क्वेश्चन। 3 अब से 3 वर्ष बाद तो एक्स प्लस 3। और इसी तरह यहाँ पे आपको लिख देना है माँ, ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। माँ यानी रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 26, ये तो है, प्लस 3 ये तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 29, ये होगा। आप कहे हैं कि इनका जो गुणनफल है वो 360 है, यहाँ पे लिख दीजिए गुणनफल इक्वल टू 360। अब इन दोनों का गुणनफल कराना है किसका x प्लस 3 का और x प्लस 29 का, इक्वल टू 360 कर देना है। तो x प्लस 3 इक्वल इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ चुका है। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, ये आप कर लेना खुद सिंप्लीफाई। इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला नहीं हूँ भाई। और इतना भी छोड़ दोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, वैसे एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ये अच्छा एग्जामिनर होगा। तो इसलिए जरूरी है, रिस्क मत लीजिए, इसको सॉल्व कर डालना। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस इसके बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। और तो सारे वैसे क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। जायज सी बात है कि चाल कम होगी, आपकी स्पीड कम होगी, तो सिंपल सा बात है, वो टाइम ज्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आप लोग तो गाड़ी पाते होंगे पूरा मुठिया हायच के एकदम उड़ा देते होंगे, 100 200 300 जितना जा रहा है जाने दो, केटीएम सेटीएम खत्म जो भी है उसको चलाते होंगे। लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो इसमें लोको पायलट का है वो काम है, वो आसानी से करते हैं, ढंग से करते हैं, आप लोगों की तरह एकदम उड़ा नहीं देते। तो यहाँ पे है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितना है? तो सबसे पहले लिख देना है कुल दूरी। मैं सिंपली शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप भाषा में लिख देना। कुल दूरी इक्वल टू 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है? 480 किलोमीटर है। उसके बाद में है चाल, तो इसमें आपको मान लेना है माना रेलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं रेलगाड़ी, सॉरी रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद में तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। अब देखिए, चाल आपको पता है, x है, दूरी पता है, तो आप समय निकाल सकते हैं ना।
तो लिख दीजिए अतः समय, अतः समय, अतः समय। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 480 बटा 4 यक्स। इतना समय लगता यदि x किलोमीटर से जाते, x किलोमीटर की समान चाल से जाते तो इतना समय लगता, इतना समय लगता। लेकिन यहाँ पे आप कह दिए हैं कि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो यहाँ पे लिखना है कि प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार रेलगाड़ी की चाल, मैं सिंपली चाल लिख दे रहा हूँ, रेलगाड़ी की चाल कितना है x माइनस 8, यदि 8 किलोमीटर पर घंटे कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो जो है समय, और यहाँ पे लिखा है समय, समय, समय कितना लगता, समय कितना लगता, समय लिखता 3 घंटे अधिक लगता, 3 घंटे अधिक लगता। तो यहाँ समय, पहला समय कितना था 480 बटा यक्स जो एक्चुअल समय था। अब इसमें 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि कहा है कि 3 घंटे अधिक लगता, 3 घंटे अधिक लगता, मैं हावर लिख दे रहा हूँ, 3 घंटे अधिक लगता। एक्चुअल समय था 480 बटा एक्स, जो भी था 1 2 3 घंटे मान लिया रहा होगा, तो 3 घंटे और अधिक लगना है, तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 + 3, तो वही जो भी समय है उसमें मैंने 3 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि 3 घंटे अधिक लगता। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, अब कुछ नहीं है, यहाँ पे चाल मिल गया, समय मिलेगा, चाल मिल गया, समय मिल गया, दूरी तो फिक्स ही है, दूरी कितनी है 480 है, तो इसके थ्रू आपको यहाँ से दूरी का एक समीकरण बना लेना है। दूरी बराबर चाल गुणे, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय। अब इनमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिया हूँ दोस्तों। आपको पसंद आया तो ही वीडियो को शेयर करना, तो ही लाइक करना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। क्या कमी रह गई उसको बताइए, मैं उसको इम्प्रूव जरूर करूंगा और आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास जरूर करूंगा। ये मेरा वादा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वो भी जब मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब से, फिर भी आपको फ्री एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।